नमस्कार। शेखर वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरुण शेखर। नववर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस वर्ष रियली शुभकामनाओं की बहुत जरूरत है। तो शुभकामनाएं ऐसी मैं आपको देना चाहता हूं, आप ही सभी को दीजिए कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें। स्वास्थ्य यानी कि तंदुरुस्ती हजार नियामत है। तो चलिए, अगर आपने शेखर वाणी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज से सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को भी दिखाएं, यानी कि शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, लाइक करें। आज इस एपिसोड में एक ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी अभिनेता के बारे में बात होगी जिन्होंने नाटक, टेलीविजन, फिल्म, वेब सीरीज सभी जगह अपनी अमिट छाप छोड़ी है, अपने अभिनय के जौहर दिखाए हैं। जैसे कि मुन्ना भाई एमबीबीएस, बजरंगी भाईजान, लुका छिपी, टॉयलेट एक प्रेम कथा, स्त्री जैसी न जाने कितनी फिल्में हैं जिसमें उन्होंने अपने अभिनय के जरिए आपके दिलों में जगह बनाई। तो आइए मिलते हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शेखर वाणी में। और सर, आपको पता है कि शेखर वाणी का हमारा जो ये चैनल है, इसका उद्देश्य है ख़ास करके लोक साहित्य से, कला से जुड़ें उनको, और थोड़ी सी चीज़ें मैं दे सकता हूँ जिससे वो और ज़्यादा उसमें डूबें, खोजें और जानें। और आपका आरंभ नाटक से रहा है, और चूंकि अभिनय में इसीलिए इतनी गहराई है, तो नाटक करना और अभिनय करना, उसके अलावा साहित्य से क्या गहरा आपका लगाव रहा है? और साथ में भी मैं जानना चाहूँगा कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको सबसे पहले नाटक की ओर प्रवृत्त किया, उस तरफ ले गया? ये क्या होता है कि एक लफ्ज़ बहुत ज़्यादा प्रचलित है जिसको कहा जाता है गॉड गिफ्टेड। हाँ, है ना। तो कहते हैं ना कि अरे ये जो छोटा था या छोटी थी, तब से लगता था कि कुछ कलाकार बनेगा। हाँ, तो वैसे ही कुछ चीज़ें मेरे अंदर भी थी। अब चूँकि छोटा बहुत था तो कुछ पता तो था नहीं, लेकिन परफॉर्म करने की आदत। एक होता है एक बच्चा बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन बहुत देता है, कुछ करता है एक्स्ट्रा, है ना, और अपने आप उसके आसपास भीड़ इकट्ठा हो जाती है, स्पेक्टेटर्स इकट्ठा हो जाते हैं। तो दो पक्ष हो गए ना, एक परफॉर्मर हो गया है, ऑडियंस हो गई। तो वहीं से पता लग गया कि कुछ है। हाँ, तो जो मेरी शुरुआत हुई थी वो हंसाने से हुई थी। ओके। तो अब कैसे हंसाता था मुझे नहीं पता, कुछ सुना दिया, कुछ कह दिया। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे अपनी समझ के हिसाब से ऑब्जर्वेशंस ले लिए और सुनाता था। मकसद मेरा ये होता था, ये मुझे याद है, कि मैं कुछ ऐसा करूं कि लोग हंसें। हंसे, हाँ, यानी कोई ऐसी बात कहूँ तो हंसें। तो धीमे धीमे फिर पता लगने लगा कि इसी को क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस कहते हैं, कैरिकेचर कहते हैं, चुटकुले सुनाना कहते हैं। चीज़ें बढ़ती गई, तो वहाँ से मेरी इस फील्ड में एंट्री हुई। फिर क्या है कि कोर्स में भी कुछ किताबें जयशंकर प्रसाद जी का नाटक, कहानियाँ, ये सब आने लगी। फिर सर्कल बनने लगा, चीज़ें ऐसी ही बढ़ी, तो वो खुद ब खुद ही सिलेक्शन होता चला गया चीज़ों का, और अपने आप में इस फील्ड में आ गया। हाँ, लेकिन इस फील्ड में आए होंगे तो कोई ग्रुप, कोई ऐसा दल रहा होगा जिसके साथ जुड़े कि भाई हम नाटक करें। एक तो आपने कहा कि हम लोगों के लिए परफॉर्म करते हैं, तो नाटक प्रॉपरली किस हाँ, ग्रुप तो के वो साथ जैसे जैसे चीज़ें समझ बढ़ती गई, मैं 10th में आया, तो मैं जगह जगह स्टेज पे जाके परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। मैंने 9th में, अच्छा, इवन 7th में ही शुरू कर दिया था। क्या होता कि मैं जिस मोहल्ले में रहता था ना, वहाँ पे दुर्गा पूजा का फंक्शन भी अच्छे से मनाया जाता था, और कोई भी 26 जनवरी होती थी तो दिन में स्पोर्ट्स, शाम को स्टेज प्रोग्राम होता था। उसमें मैं क्या कर सकता था, या तो कुछ गाना गा लेता था, या फिर चुटकुलेबाजी कर ली, हंसा दिया, कैरिकेचर सुना दिए। तो ये सब करता था। तो फिर जैसे से समझ बढ़ी, तो मेरे रिलेटिव चाचा जी थे, बहुत ही लेजेंड एक्टर रहे हैं रेडियो के, अच्छा, लल्लन दादा के नाम से, पीएन श्रीवास्तव। तो मैं अपने पिताजी डैडी के पीछे पड़ा रहता, उनके पास ले जाइए। तो यहाँ से शुरुआत हो गई हाँ, कि मैं ज़िद करने लगा, मुझे उनके पास ले जाइए। वो मैं क्या
वो मेरी मदद कर सकते हैं, कैसे मैं सीखूं। हाँ। तो जो सीखने की जो चाहत थी, कि ये तो मालूम था कि मैं थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, लेकिन मुझे सीखना है, जानना है इस फील्ड को, और नाटक स्टेज होता है ये सब पता हो चुका था। तो वो रेडियो आर्टिस्ट थे, बहुत बड़े लेजेंड थे, तो उन्होंने कुछ बातें बताई। फिर छोटे मोटे रेडियो प्लेस मैंने तभी कर लिए थे। फिर हाँ, और फिर आगे बढ़ते गए, फिर ग्रुप ज्वाइन किया। हमारे एक दोस्त थे मधुकर, दोस्त तो बाद में हुए, बड़े भाई जैसे। उन्होंने पहली बार मौका दिया मुझे स्टेज पे। फिर मैंने प्ले भी डायरेक्ट किए उसी कम उम्र में ही, भारतीय नाट्य अकेडमी ज्वाइन करने से पहले। तो फिर जो सिलसिला, हमारे जितने सीनियर लोग मिलते थे पुराने, वो कहते थे पढ़ो। तो कुछ बातें मेरी समझ में नहीं आती थी, तो ये कहते उसके लिए पढ़ो। अब पढ़ो, क्या पढ़ूं? तो थोड़ा बहुत नाटक ही पढ़ते थे, तो मैंने इतने साहित्यकारों को पढ़ा नहीं था। और धीमे धीमे जब पढ़ना शुरू किया, नाटकों के अलावा कहानियाँ, उपन्यास पढ़ना शुरू किया, तो समझ में आया कि साहित्य का कितना बड़ा योगदान है आपकी किसी भी फील्ड में। जो आदमी काम कर रहा है उसके जीवन में, उसकी पर्सनालिटी में साहित्य पढ़ने से जो अचानक एक ग्रोथ होती है, वो छुपी होती है, लेकिन बाद में जब उसको खुद एहसास होता है तो लगता है कि वाह, यही तो चाहिए था। तो ये चीज़ें सिलसिलेवार चलती चली गई। भारतीय नाट्य अकेडमी में एडमिशन लिया, नहीं किया उस साल, अगले साल लिया। अतुल जी, आपने बताया कि कैसे सिलसिलेवार आप बढ़ते गए नाटक में, लेकिन थोड़ा सा मैं वापस लौटूंगा। पहला नाटक आपका, हाँ, नहीं वो उसका अनुभव जो है ना, वो गजब है, बहुत गजब रहा होगा, उसको हम जानना चाहेंगे। हाँ, तो जो मैंने बात की थी ना कि मैं नाटक करूँ, स्टेज करूँ, वो मुझे मौका दिया था राजेश्वर नाथ त्रिपाठी मधुकर जी ने। उनका एक ग्रुप था लखनऊ में। हाँ। वो यूनिवर्सिटी में जॉब करते थे और रिहर्सल 2-3 जगह करते थे। तो यूनिवर्सिटी कैंपस में भी हमने रिहर्सल करी हुई है। तो उस प्ले का नाम था स्वर्ण सिंहासन। तो उसमें लगभग मेन रोल सा था मेरा, पहला नाटक, मेजर रोल। तो लखनऊ में रविंद्रालय है, एक बड़ा है, एक छोटा है, मिनी। तो उसमें बुक कराया था, उसमें 2 दिन शोज़ उसके हुए। तो वो पहले दिन का जो परफॉर्मेंस था, वो वाकई में उसका अनुभव गजब ही होता है कि थोड़ा डर भी लगता है, और कैसे हो, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा, कहीं कुछ भूलेंगे तो नहीं, ये सब। हाँ, लेकिन क्योंकि उत्साह बहुत था, है ना, कुछ कर दिखाने का जोश बहुत था। कुछ नहीं भूलेंगे। तो बढ़िया से निपट गया, खूब तालियां ले। फिर उसके बाद जो दूसरा अनुभव होता है तालियों का, उसके बाद दर्शक आपके पास आते हैं, तो तीसरा अनुभव, तो उसमें सिहरन होती है, मज़ा आता है, आपका शरीर तरह तरह से रिएक्ट करता है। तो वो शायद मैंने पहली बार महसूस किया। इससे पहले मंच पे हंसाना, कैरिकेचर सुनाना, वो तो था, लेकिन ये इसका एक अनुभव, इसकी एक अलग तरह की जेंट्री होती है, ऑडियंस होती है, तो बहुत बहुत मज़ा आया। तो मतलब आप थोड़ी देर के लिए बहुत बड़े स्टार हो जाते हैं, आपको लगता है वाह क्या बात है, और अपने आप एक गर्व महसूस होता है। और जो थोड़ी बहुत त्रुटियां होती हैं वो आप खुद पता है आपको, तो वो उसको भी सुधारने की कोशिश करते हैं। कुल मिला के बहुत सी एक्साइटिंग रहता है वो अनुभव, और बहुत अच्छा रहा, अब बहुत ही मज़ा आया। उसके बाद सिलसिला शुरू हो गया, कई लोग जुड़े। स्वर्ण सिंहासन वैसा नाटक था जहाँ प्रॉपर तरीके से कहेंगे कि रंगमंच की आपकी सीढ़ी शुरू हुई। हाँ, बिल्कुल पहला वो था। उसके बाद एक बहुत बड़ा नाम है लखनऊ का, शाखा बंदोपाध्याय जी, अशोक बनर्जी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ शुरू करी, वर्कशॉप शुरू करी। मैं यहाँ पर एक बार रोक के, शाखा बंदोपाध्याय जी का आपने नाम लिया, हम साहित्य की ही बात करें, उनकी पत्रिका भी आती है वसुधा, शायद रखी है, अभी भी यहीं पे है। बहुत निश्चित रूप से तो उनका साहित्य में और नाट्य साहित्य में बड़ा योगदान है। वो सेवा कर रहे हैं आज भी, रिटायरमेंट के बाद भी। वो पत्रिका अपने पैसे से, खर्च से, और वो मासिक पत्रिका है, उसमें तरह तरह की विधाएं, नाटक की, यहाँ की, वहाँ की, संगीत की, उससे जुड़ी जानकारियाँ देते रहते हैं। ये बहुत बड़ा काम है।
जो लोग जानना चाहते हैं वो इंतज़ार करते हैं कि हाँ मुझे, अरे वाह ये भी शशांक आया है। तो ऐसा है, तो वही शाखा जी उस वक्त संगीत नाटक एकेडमी में वो ड्रामा सर्वेयर थे। तो उसी संगीत नाटक एकेडमी कैसर बाग में, हाँ, वहीं पे बरामदे में रिहर्सल होती थी। तो उन्होंने वर्कशॉप क्या की थी, बहुत ही अनोखी वर्कशॉप की थी। उन्होंने नाम रखा था वर्कशॉप सामूहिक प्रक्रिया। अच्छा, तो कैसे, तब दहेज वहेज का बहुत ज़्यादा, हाँ, रोज़ किसी न किसी अखबार में निकलता था, दहेज से इसको जला दिया, इसको मार दिया, ये कर दिया। तो टॉपिक लिया दहेज। तो उसकी उन्होंने एक सामूहिक प्रक्रिया रखी, हम सब यंग नए नए लोग कि नहीं सब मिल के लिखेंगे। तो सबसे पहले एक लिखा गया कहानी, और वही सब पेपर कटिंग से लेके, और सब लोग बोलो, जिसको जो मन है बोलो। किसी का एक्सपीरियंस, किसी का बुरा अच्छा ऐसा नहीं बोला जाता था। हाँ हाँ अच्छा है बोलो। तो जिसने ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं लिखा, कभी कुछ सोचा भी नहीं, वो भी उस प्रक्रिया में शामिल था। तो ऐसे करके एक लाइन बनी, है ना, कहानी की लाइन बनी। फिर उसको फिर से दोबारा कहानी अच्छी सी लिखी गई। फिर उसमें पात्र डाले गए। फिर पहले ही डिसाइड किया गया क्या क्या डालें क्या ना डालें। इतनी सारी कहानियाँ, इतने कटिंग्स, पेपर कटिंग्स है। तो वहाँ पर ये एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा मेरा, वो मैंने भी 5-6 सीन लिखे। तो उसमें से सबको जिम्मेदारी दे दी जाती थी कि ये 5 सीन इस तरह के आप लिखिए, घर के सीन आप लिखिए, ऐसा लिखिए। तो मैंने जो हीरो था, जो मेरी बैच का भारतीय नाट्य अकेडमी सिराज था, वो उस प्ले का एक तरह से हीरो था, मेन था। तो उसके लिए मैंने स्पीच लिखी थी। अच्छा, तो मैंने एक नौकर का रोल किया था, जो कि बहुत समझदार, और जो कहते नहीं पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन फिर भी वो गढ़ा हुआ है, और बातें बड़ी समझदारी की करता है, जो लोग पढ़े लिखे लोग भी नहीं करते हैं। जो उस वक्त दहेज की बात करते तो वो कहते हैं सब क्या बकवास है। इस तरह से करेक्टर, उसकी भी मैंने स्पीच लिखी। तो मेरा इस तरह से बहुत ग्रोथ हुई, और शाखा जी की वर्कशॉप से धीमे धीमे दूसरा नाटक भी किया। फिर बहुत जल्दी मुझे मधुकर जी ने कहा एक प्ले डायरेक्ट करो, छोटा सा प्ले। अच्छा, तो वो प्ले सेलेक्ट किया। मुझे 2-3 थे, और एक छोटा सा था, राजेंद्र रघुवंशी जी, अच्छा थिएटर में अच्छा नाम उनका, हाँ, आगरा बड़ा के, नाम। है ना। तो उनका नाटक पहली, तो मैं ये डायरेक्ट करूँगा। लेकिन डायरेक्ट करने से पहले मैंने मना किया था, मैंने कहा मैं अभी कुछ जानता नहीं हूँ। हाँ, मैं तो डायरेक्शन करना, डायरेक्शन वो 2 अभी तो मिनट मैं का बस है, 10 मिनट मैं का हो, एंट्री ली है मैंने थिएटर में। अभी मैं डायरेक्ट कैसे करूँगा, मुझे तो इतनी सारी उसके अंदर की विधाएं हैं, लाइट है, ये है, कॉस्ट्यूम है ना। मंच पे शायद मुझे बहुत कुछ पता भी नहीं है, उसकी ग्रामर भी नहीं पता है। तो बोले नहीं तुम करो। और पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे कहा तुम करो, और पैसा बेचारे अपनी जेब से लगाते थे वो। हाँ, तो मैंने अच्छे अच्छे जो उस समय के हमारी एज के जो एक्सपीरियंस लोग थे, रवि नागर के भाई, रूपा नागर, अमित मुखर्जी, सबको कैरेक्टर्स दिए। मैंने भी उसमें किया, और अपनी समझ के हिसाब से वो किया, और बड़ी तारीफ हुई उसकी। लेकिन साथ ही साथ उसकी समीक्षा भी हुई, और जो सीनियर लोग थे उन्होंने कहा कल कल के आए लड़के तुरंत डायरेक्टर बन जाते हैं। तो इस बात को मैंने स्वीकारा है, ये बात तो सही कह रहे हैं कि अभी हमें तमीज़ क्या है, और हमने डायरेक्ट कर लिया। और मैंने मधुकर जी से कहा यार ये आपकी वजह से हुआ है यार, इतनी बातें हमें सुनने को मिली, जो कि सच है। अभी मुझे सीखने का दौर है मेरा, अभी मुझे नहीं कुछ डायरेक्ट करना है, निर्देशित करना है। बोले ठीक है, कुछ तो समझे, कुछ ग्रोथ तो हुई। मेरे लिए बहुत ही वो सही सोचते थे। खैर उसके बाद सिलसिला फिर सिर्फ एक्टिंग करते रहे। फिर मैंने भारतीय नाट्य अकेडमी ज्वाइन किया, क्योंकि सीखने का था कि प्रॉपर क्या है थिएटर। हाँ, लेकिन उस एकेडमी ज्वाइन करने से पहले जो अमेचर थिएटर के में बहुत सारे डायरेक्टर, बहुत सारे नाटक थे, उसमें से कौन से महत्वपूर्ण निर्देशक रहे जिनके साथ आपने बहुत अच्छा सीखा और उनके साथ काम करके आपको बहुत मज़ा आया? मैं ज़ाहिर है लखनऊ में था। हाँ, तो लखनऊ में जितने एक्सपीरियंस्ड लोग थे, जैसे पीडी वर्मा जी थे, वो अलादाद खां, मैंने शरद जी का लिखा हुआ नाटक एक था गधा उर्फ अलादाद खां, उसमें चिंतक 3 का रोल किया। हाँ, उसके बाद कुमुद नागर जी, बहुत बड़ा नाम था, अमृतलाल नागर जी के बेटे, उनके साथ मैंने नाटक का नाम इस वतन में ऐसा कुछ था, वो किया था, अच्छा रोल था। और उर्मिल कुमार थपलियाल, वो भी बहुत बड़ा नाम है ना। तो उनके साथ मैंने संगीत रूपक किया था मीर खुसरो का। वो गए थे हम लोग
नैनीताल, वहाँ जो ग्रीष्मोत्सव होता है ना, तो उसमें किया था। तो इस तरह से करता गया और तमाम और भी नाटक किए इधर उधर। उसके बाद फिर लगा नहीं, मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। हाँ। जहाँ मैं बहुत कुछ जानूँ। तो फिर भारतीय नाट्य अकेडमी में लकी था, और वो लकी कहेंगे क्योंकि जो हमारा शौक़ है वो अगर प्रोफेशन की तरफ बनने जा रहा हो तो हमसे लकी कोई नहीं हो सकता। तो हमको इंस्टीट्यूट भी लखनऊ में मिल गया, घर में मिल गया। 1 साल हो गया बीकॉम के बाद, लेकिन उस साल एडमिशन किसी वजह से नहीं लिया। अच्छा। फिर अगले साल फिर हो गया। फिर मैंने इंटरव्यू में टॉप अप किया था, तो स्कॉलरशिप भी बहुत मोटी वाली मिली। रकम नहीं पूछोगे आप, 250 रुपये 250 रुपये रकम मिली, और पर मंथ मिलता था। उसमें वहीं का खर्चा। आज तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, फीस कट जाए और उसी में सब करता था। बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत बड़ी बात। तो मैं था तो 400 रुपये थी तब। हाँ 400, अब तो 1000 में होगी शायद। हाँ अभी 5000 के आसपास 5000 हो गई है, तो होनी भी चाहिए। तो तब हॉस्टल कुछ नहीं था, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया। मेरे समय बहुत अच्छे टीचर्स थे और बहुत सीखने को मिला। फिर क्या था कि जब कोर्स ख़त्म हो जाता है तो जो मेन मुद्दा ये जो मैं कहना चाह रहा था कि बहुत जल्दी लोग, फिर से वही बात, हाँ। कि जो पहला प्ले करते ही हमको जो डायरेक्शन किया वो वही अच्छा काम नहीं किया मैंने, वो हो गया जैसे तैसे। लेकिन वही चीज़ें कि जल्दी बहुत होती है लोगों को कि हम जल्दी से प्रोफेशनल बन जाए। प्रोफेशनल बनना हमारे हाथ में है नहीं। हाँ। वो हम प्रोफेशनल ही बनते हैं। प्रोफेशनल बनता है मेरे अंदर का टैलेंट, है ना, वो बताता है, वो आपको इशारे करता है कि अब तुम इस लायक हो कि तुम अब इस माल को बेचो। तो ये शायद ईश्वर ने समझ दे दी थी अच्छी सी। यहाँ पर मैं इंस्टीट्यूट की जो बात आई, आपने ट्रेनिंग ली, बहुत सारे इंस्टीट्यूट अभी हैं। ये बहस बहुत लंबे समय तक चलती है कि एक कलाकार को ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि नहीं है, वो पैदाइशी कलाकार होता है या ट्रेन करके कलाकार बनाया जा सकता है। ये बड़ी बहस चलती है, तो उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लें। नहीं, बेसिकली जो निरंतर थिएटर कर रहे हैं, 8-10 साल से थिएटर कर रहे हैं, उन्होंने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाके कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। लेकिन अगर निरंतर थिएटर कर रहे हैं, नए नए डायरेक्टरों के साथ काम कर रहे हैं, तो वो क्या है? ट्रेनिंग ही तो है, वो इंस्टीट्यूट ही तो है। लेकिन अब इसमें ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि सीखने वाले पे बड़ा निर्भर करता है। हाँ। कि वो किस पाथ से ट्रेनिंग ले रहा है। समझ रहे? वो फिर से वो प्रोफेशनल हो के ट्रेनिंग ले रहा है, यहाँ पे ना भरे हुए पहले से ग्लास उसका भरा है, खाली नहीं हो रहा है। एक प्ले के बाद दूसरा प्ले, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और दिमाग उसका ग्लास भर गया, तो रिसीव कहाँ से करेगा? तो करो खाली करो। ये ट्रेनिंग लेने का पहला नियम है। इसके लिए एक बड़ा अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जैसे कि आप कहाँ से हैं, कुछ लोग कहेंगे मैं NSD से हूँ, नेचुरल स्कूल ऑफ ड्रामा। कुछ लोग ऐसा मजाक में कह देते हैं, लेकिन ये मजाक में बड़ी सारी सत्यता आपने जाहिर कर दी अपने बात में कि नेचुरली अगर आप सीखने की प्रोसेस में हैं, प्रोसेस में रहो, और वो बहुत ही मुगालता नहीं होना चाहिए, बहुत जल्दी मुगालता नहीं होना चाहिए कि हम तो हो गए, हो तो कोई नहीं गया है। प्रोसेस है, ये जीवन पूरा पर्यंत प्रोसेस है, और ये रोज़ बरोज़ आपको ग्रोथ देता रहेगा, आपकी उन्नति होती रहेगी इंटरनली। तो ये सिलसिला चलता रहा। और अब जैसे आज मैं मुंबई में हूँ, लेकिन जब भारतीय नाट्य अकेडमी हमने कंप्लीट किया 86 में। इस एपिसोड में हमने अतुल जी से चर्चा की उनके अभिनेता बनने की, यानी कि अभिनेता बनने के अंकुर कैसे फूटे, उसको उन्होंने किस तरह से संभाला, किस तरह से संवारा, और किस तरह से वो आगे लेकर गए, उसको एक पौधा बनाया। अगले एपिसोड में चर्चा होगी उसके आगे के सफर की, यानी कि किस तरह से उन्होंने प्रशिक्षण लिया, किस तरह से लखनऊ में उन्होंने रंगमंच
में अधिक काम किया और किस तरह से दिल्ली पहुंचे और वहां का सफर उनका कैसा रहा, बहुत दिलचस्प है। तो चलिए अगले एपिसोड में मिलेंगे इन सारी बातों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हाँ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।